Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. नमस्कार और इस नई गहन विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने जो दस्तावेज और रिसर्च नोट्स रखे हैं वो किसी आम विषय पर नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही खास हैं। हाँ, मतलब आमतौर पर जब हम मेला शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद विशालकाय झूले, चाट पकौड़े की दुकानें, लाउडस्पीकर पर बजते हुए गाने और ढेर सारी भीड़। और बचपन की वो रंग बिरंगी यादें भी, जहां हम अक्सर अपने माता पिता का हाथ पकड़कर घूमते थे। सही कहा। लेकिन आज हम जिन मेलों के बारे में बात करने वाले हैं वो इस आम सी छवि से बहुत अलग हैं। आज के हमारे स्रोत झारखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेलों की गहराई में जाते हैं। और सच कहूं तो इन नोट्स को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेले सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लगते, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी सभ्यता, इतिहास और जनजातीय परंपराओं का जीता जागता स्वरूप है। मैं यहाँ शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में इस विषय पर बात करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग आजकल हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहते हैं। हर दिन हजारों नई सूचनाएं हमारे दिमाग में डंप होती हैं। ऐसे माहौल में सदियों से चली आ रही इन जमीनी परंपराओं का अध्ययन करना एक तरह का ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस है। वाकई एक ठहराव सा महसूस होता है इन्हें पढ़कर। एकदम सही। ये दस्तावेज हमें बताते हैं कि ये मेले महज खरीद फरोख्त की जगह नहीं है। ये वो जगह हैं जहां इंसान का प्रकृति के साथ, अपनी जड़ों के साथ और अपने पूरे समुदाय के साथ एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संवाद होता है। तो चलिए नोट्स के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे रांची के जगन्नाथपुर में लगने वाले रथ यात्रा मेले का जिक्र मिला, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। हाँ, अब रथ यात्रा सुनते ही सबसे पहले उड़ीसा के पुरी शहर का ध्यान आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रांची के जगन्नाथपुर में जो मेला लगता है, वहाँ का ऐतिहासिक मंदिर बिल्कुल पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की कॉपी है। वास्तुकला की हूबहू नकल। बिल्कुल, मतलब उसी वास्तुकला और उसी भावना को रांची की पहाड़ियों के बीच पुनर्जीवित किया गया है। ये अपने आप में कितना अद्भुत है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक पहचान को ऐसे रिक्रिएट किया गया। ये वाकई वास्तुकला और आस्था दोनों का एक बेहतरीन संगम है। अगर हम इसके पीछे के सामाजिक कारण को समझें तो ये सिर्फ एक इमारत की नकल नहीं है। पुराने जमाने में हर किसी के लिए उड़ीसा तक की लंबी और कठिन यात्रा करना संभव नहीं होता था। हाँ, सफर बहुत मुश्किल होते थे पहले। बिल्कुल। तो ऐसे में आस्था के उस केंद्र को भौगोलिक रूप से अपने करीब लाना एक बहुत बड़ा कदम था। रथ यात्रा की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत सुनियोजित होती है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें हम कृष्ण का ही रूप मानते हैं, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को एक बेहद विशाल रथ में स्थापित किया जाता है। और फिर हजारों लोग मिलकर उस रथ को खींचते हैं। जी, ये रथ खींचना कोई आम बात नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब पूरा समुदाय एक साथ अपना बल लगाता है, तभी जीवन का रथ आगे बढ़ता है। फिर इस रथ को मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ये मौसी बाड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है? जो लोग झारखंड या इस परंपरा से वाकिफ नहीं है, उनके लिए थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करें। क्या इसका मतलब सच में मौसी का घर है? जी हाँ, शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल यही है, मौसी का घर। इस परंपरा के पीछे की लोक कथा यह है कि भगवान अपने बहन और भाई के साथ अपनी मौसी के घर छुट्टियां मनाने या आराम करने जाते हैं। अरे वाह! भगवान को बिल्कुल मानवीय रूप में देखने का एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है, जहां भगवान भी थकते हैं, उन्हें भी आराम की जरूरत होती है और वो भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। दस्तावेजों के अनुसार ये मूर्तियां मौसी बाड़ी में पूरे 9 दिनों तक विश्राम करती हैं। क्या बात है, भगवान का भी अपना वेकेशन टाइम है। बिल्कुल, और इन 9 दिनों तक उस पूरे इलाके में एक अलग ही उत्सव का माहौल रहता है। मेरे नोट्स में आगे लिखा है कि 9 दिनों के इस ठहराव के बाद एकादशी के दिन इस रथ की वापसी होती है। और इस वापसी की यात्रा के लिए दस्तावेजों में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, घुड़ती रथ यात्रा। घुड़ती मतलब शायद घूमना या वापस आना। हाँ, घुड़ती का अर्थ है वापसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य रथ यात्रा मेले का जो सबसे भारी आयोजन और भीड़भाड़ होती है वो इसी घुड़ती रथ यात्रा के दिन होती है। किसी भी अनुष्ठान में वापसी या चक्र का पूरा होना बहुत मायने रखता है। ये पूर्णता का प्रतीक है। जो यात्रा शुरू हुई थी वो अब अपने गंतव्य से होकर वापस मूल स्थान पर आ रही है। समाज में उत्सव का चरम भी इसी पूर्णता के समय होता है, इसलिए मुख्य मेला इसी दिन लगता है। ये तो हो गई रथ यात्रा की बात।
अब इसी तरह के एक और मेले का जिक्र इन दस्तावेजों में है जो रांची के ही टाटीसिलवे इलाके में लगता है। इसका नाम है नवमी डोला मेला। जो समय के हिसाब से बहुत सटीक बैठता है। हाँ, ये चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है, या अगर आसान भाषा में कहें तो होली के ठीक 9 दिन बाद हर साल इसका आयोजन होता है। इसमें राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है। अब सतह से देखने पर तो ये एक टिपिकल हिंदू त्योहार लगता है। राधा कृष्ण है और पूजा पाठ है। बिल्कुल, लेकिन जब मैंने इसे थोड़ा और गहराई से पढ़ा तो पता चला कि यहाँ कुछ बहुत ही अनोखा हो रहा है। और यहीं पर हमें थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। अगर हम इस नवमी डोला मेले के सामाजिक ताने बाने को करीब से देखें तो ये सिर्फ मुख्य धारा के हिंदू देवी देवताओं की पूजा तक सीमित नहीं है। इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति और उनकी जमीनी परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। मतलब एक तरह का मिक्सचर है। जी, ये उस चीज का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे समाजशास्त्री कल्चरल सिंक्रेटिज्म या सांस्कृतिक समन्वय कहते हैं। यानी दो अलग अलग संस्कृतियों का आपस में हाथ मिलाना। बिल्कुल, जब मुख्य धारा की धार्मिक मान्यताएं जैसे राधा कृष्ण की पूजा और स्थानीय जनजातीय परंपराएं जैसे उनके पारंपरिक वाद्य यंत्र, उनके नृत्य और उनके अनुष्ठान एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो एक बिल्कुल नया और अनूठा उत्सव जन्म लेता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। ये मेला इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे सदियों से अलग अलग समुदायों ने एक दूसरे की मान्यताओं को अपनाया है और साथ मिलकर रहना सीखा है। सच में ये समन्वय वाली बात बहुत गहरी है। अब चूंकि हमने जनजातीय परंपराओं की बात छेड़ी दी है तो चलिए दस्तावेजों के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो पूरी तरह से इन अनोखे और थोड़े रहस्यमयी अनुष्ठानों पर केंद्रित है। आप इंद जत्रा मेले की बात कर रही हैं? बिल्कुल, रांची का इंद जत्रा मेला। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी प्राचीन इतिहास की किताब के सबसे दिलचस्प पन्ने पलट रही हूँ। यह मेला करम पूजा के विसर्जन के बाद त्रयोदशी के दिन लगता है। और इसका इतिहास बहुत गहरा है। हाँ, इसका इतिहास नागवंशी शासनकाल और सुतियाबे गढ़ से जुड़ा हुआ बताया गया है। इसमें एक नाम आता है मदरा मुंडा का, जिन्हें इस मेले की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। थोड़ा इसके ऐतिहासिक महत्व पर रोशनी डालेंगे। जरूर। इंद जत्रा मेला झारखंड के प्राचीन राजनैतिक और सामाजिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मदरा मुंडा इस क्षेत्र के इतिहास में एक बहुत ही आदरणीय और महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। वे नागवंशी राजवंश के संस्थापक पणिमुकुट राय के पालक पिता माने जाते हैं। तो मदरा मुंडा का नाम इस मेले से जुड़ना सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, बल्कि यह मुंडा जनजाति और नागवंशी राजाओं के बीच के उस ऐतिहासिक और गहरे राजनीतिक संबंध को पुष्ट करता है। यह मेला सत्ता, समाज और आदिवासी पहचान के एक साथ पनपने का जश्न है। ओके, इतिहास तो इसका मजबूत है ही, लेकिन इस मेले के अनुष्ठान तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। रिसर्च में एक शब्द बार बार आ रहा है, टॉपर। हाँ, ये बहुत ही विशिष्ट अनुष्ठान है। यहाँ लिखा है कि इस मेले में एक बहुत ही विशालकाय छतरीनुमा आकार का टोपर बनाया जाता है, जिसे साक्षात गोवर्धन पर्वत का प्रतीक माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस टोपर की पूजा पंडित और पाहन दोनों मिलकर करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पाहन कौन होते हैं? देखिए, पाहन आदिवासी समाज में, विशेषकर मुंडा और उरांव जनजातियों में पारंपरिक धार्मिक पुजारी या आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। उनका मुख्य काम गांव को बुरी शक्तियों से बचाना और प्रकृति के साथ गांव का संतुलन बनाए रखना होता है। मतलब गांव के स्पिरिचुअल लीडर। बिल्कुल। तो जब एक ब्राह्मण पंडित और एक आदिवासी पाहन दोनों मिलकर एक ही टोपर की पूजा करते हैं तो ये फिर से उसी सांस्कृतिक समन्वय का एक बहुत शक्तिशाली दृश्य बन जाता है। यहाँ एक झोंका पहाड़ का भी विशेष योगदान होता है, जो ये बताता है कि आदिवासियों की आस्था किसी बंद मंदिर में नहीं बल्कि खुले पहाड़ों और जंगलों में बसती है। लेकिन इसके आगे जो अनुष्ठान है उसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। दस्तावेज कहता है कि इस मेले के दौरान कुमरिया के पाहन की किसी कुंवारी लड़की द्वारा इस विशाल टोपर को पैर से लगाया जाता है और उसके बाद उस टोपर को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। वो पूरे 9 दिनों तक वहीं गड़ा रहता है। फिर 9 दिन बाद उसे उखाड़कर घर लाया जाता है और पूजा की जाती है, तब जाकर मेला खत्म होता है। किसी पवित्र चीज को पैर लगाना और फिर उसे 9 दिन तक जमीन में दबा देना, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर हम इन जनजातीय अनुष्ठानों के पीछे के मनोविज्ञान को डिकोड करें तो ये बहुत ही गूढ़ और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हाँ?
आमतौर पर मुख्यधारा के धर्मों में किसी पवित्र चीज को पैर लगाना वर्जित माना जाता है। हाँ, हम तो पैर लगने पर माफी मांगते हैं। सही कहा। लेकिन जनजातीय संदर्भ में एक कुमारी लड़की द्वारा इसे पैर लगाना पवित्रता, सृजन शक्ति यानी फर्टिलिटी और धरती माँ के साथ सीधे जुड़ाव का प्रतीक है। और रही बात इसे जमीन में गाड़ने और 9 दिन बाद उखाड़ने की, तो ये सीधा सीधा कृषि चक्र का प्रतीक है। अच्छा, जैसे बीज बोना। बिल्कुल, जैसे हम जमीन में बीज बोते हैं, वो अंधेरे में रहता है, अंकुरित होता है और फिर हम फसल काटते हैं। ये अनुष्ठान जीवन के पुनर्जन्म और प्रकृति के चक्र के प्रति आदिवासी समाज की उस वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है जो उनके जीवन का आधार है। ये नजरिया वाकई बहुत अलग और खूबसूरत है। वो हर चीज को प्रकृति की साइकिल से जोड़कर देखते हैं। अब कृषि और समाज की ही बात हो रही है, तो इसी कड़ी में एक और महाआयोजन का जिक्र करते हैं जो रांची से करीब 28 किलोमीटर दूर मुड़मा में होता है। मुड़मा जतरा मेला? हाँ, ये दशहरा के ठीक 10 दिन बाद लगता है। नोट्स बताते हैं कि इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका आयोजन 40 पढ़ा के पाहनों द्वारा किया जाता है। अब फिर से एक नया शब्द आ गया, ये पढ़ा व्यवस्था क्या होती है? क्या ये आज के समय की पंचायत या किसी कोर्ट जैसी कोई चीज है? हाँ, आप इसे एक तरह की प्राचीन और बहुत ही मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था कह सकते हैं। पढ़ा दरअसल कई गांवों का एक समूह या क्लस्टर होता है। ये उरांव जनजाति की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली है, जहां विवादों को सुलझाया जाता है और सामाजिक नियम तय किए जाते हैं। तो 40 पढ़ा मतलब बहुत सारे गांव एक साथ। अब जरा सोचिए, 40 पढ़ा का एक जगह पर एक साथ आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सामुदायिक एकता और शक्ति का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ये मेला उरांव जनजाति की सामूहिक पहचान का उत्सव है। यहाँ एक कलश की स्थापना की जाती है जो कोई आम बर्तन नहीं है, बल्कि सूर्य और धरती का प्रतीक है। सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है और धरती जो हमारा पालन पोषण करती है। और यहाँ पर जतरा खूंटा की भी विशेष पूजा होती है, जहाँ आस्था के प्रतीक के रूप में मुर्गे की बलि देने की परंपरा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा तथ्य मेरे सामने आया जिसने सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अब शायद रंपा चंपा की बात कर रही हैं? बिल्कुल। दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से लिखता है कि इस मुड़मा मेले के दौरान एक व्यक्ति द्वारा एक भारी भरकम 30 फीट लंबी लकड़ी की बल्ली को केवल अपने एक कंधे पर टिकाकर करतब दिखाया जाता है। जरा सोचिए, 30 फीट! हम लोग यहाँ जिम में 10 किलो का डंबल उठाने में कांप जाते हैं, और वहां कोई अकेला इंसान 3-4 मंजिला इमारत के बराबर लंबी लकड़ी कंधे पर साधे हुए है। इस करतब को रंपा चंपा कहा जाता है। रंपा चंपा का ये करतब मानव शरीर के संतुलन, फोकस और क्षमता का एक अकल्पनीय प्रदर्शन है। 30 फीट लंबी बल्ली को अकेले कंधे पर साधना केवल बाहुबल या शारीरिक ताकत का काम नहीं है। हाँ, वो तो संभव ही नहीं लगता। इसके लिए एक असीम एकाग्रता और एक प्रकार की गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप इसके प्रतीकात्मकता को समझें, तो यह कर्तव्य इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति पूरे समुदाय के भार और जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा सकता है। कितना गहरा अर्थ है इसका। यह उस अटूट विश्वास का भी प्रदर्शन है जो इन जनजातियों को अपने देवी देवताओं से मिलता है। उनका मानना है कि यह कोई आम इंसान नहीं कर रहा है, बल्कि वो आध्यात्मिक शक्ति है जो उनसे यह असाधारण कार्य करवा रही है। रंपा चंपा नाम में ही एक अलग तरह की लय और ताकत है। सच में इंसान की शारीरिक क्षमता और उसकी आस्था जब मिल जाते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और इसी बात से हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जहां संतुलन सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग और दर्द सहने की क्षमता का भी है। मैं बात कर रही हूँ मेंढा मेले की। यह आस्था का एक बहुत ही कठोर रूप है। स्रोत के अनुसार ये मेला मुख्य रूप से हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के क्षेत्रों में लगता है। और इसका समय देखिए, वैशाख, जेठ और आषाढ़ के महीने, मतलब जब झारखंड में भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। ये उत्सव भगवान महादेव यानी शिव को समर्पित है। मंडा मेला आस्था के सबसे अनुशासित और विस्मयकारी रूपों में से एक को दुनिया के सामने रखता है। हमारे स्रोतों में एक विशेष रात का विस्तार से उल्लेख है जिसे जागरण कहा जाता है। जी, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इस जागरण की रात में जो दृश्य होता है वो किसी भी आम इंसान के लिए बहुत खौफनाक हो सकता है। रात के अंधेरे में ढोल, नगाड़ों और मांदर की तेज थाप के बीच श्रद्धालु अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन करते हुए आग के धधकते अंगारों से भरी हुई एक लंबी नाली पर बिल्कुल नंगे पैर चलते हैं। आग पर नंगे पैर चलना, लॉजिकली देखा जाए तो त्वचा का जलना तय है। बिना किसी सेफ्टी गियर के इतनी भयंकर गर्मी में धधकते अंगारों पर चलना, ये कैसे संभव है?
मतलब वो एक अलग ही मानसिक अवस्था में होते हैं। बिल्कुल। महीनों की तैयारी, उपवास और ये अटल विश्वास कि भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करेंगे, इन श्रद्धालुओं को एक ऐसे मानसिक स्तर पर ले जाता है जहां वे अपनी शारीरिक सीमाओं और दर्द के खौफ को पीछे छोड़ देते हैं। समाजशास्त्र में इसे कलेक्टिव एफोबिसेंस या सामूहिक चेतना का उफान भी कहा जाता है, जहां भीड़ की ऊर्जा व्यक्ति को वो करने की शक्ति देती है जो वो अकेले कभी नहीं कर सकता। भीड़ से मिलने वाली ऊर्जा। ये अग्नि परीक्षा महज एक स्टंट या प्रदर्शन नहीं है। उन श्रद्धालुओं के लिए ये आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति अपने पूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। और फिर इस खौफनाक लेकिन पवित्र जागरण की रात के अगले दिन सुबह मुख्य मंडा मेले का शांतिपूर्ण आयोजन होता है, जहां पूरा समुदाय इस आस्था की जीत का जश्न मनाता है। ये सुनकर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है। ये वाकई साबित करता है कि जब बात विश्वास की होती है तो इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खैर, आग और गर्मी की बात हो गई, तो अब चलते हैं प्रकृति के कुछ और तत्वों की ओर। हजारीबाग में ही एक और बहुत मशहूर मेला लगता है, सूर्यकुंड मेला। जी, मकर संक्रांति के समय। हाँ, ये मेला सर्दियों के बीच मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू होता है और पूरे 10 दिनों तक लगातार चलता रहता है। सूर्यकुंड नाम से ही साफ है कि ये सूर्य की उपासना और जल, शायद गर्म पानी के कुंड के महत्व से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सूर्यकुंड अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है और कड़ाके की ठंड में मकर संक्रांति के समय वहां नहाना पवित्र माना जाता है। लेकिन इसके अलावा दस्तावेजों में हजारीबाग के ही एक और दिलचस्प मेले का जिक्र है, जिसे नरसिंह स्थान मेला कहा जाता है। मैंने भी इसे नोट किया था। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि स्रोत इसे स्पष्ट रूप से एक शहरी मेला के रूप में परिभाषित करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, ये शहरी वाला टैग थोड़ा अलग लगा मुझे। अब तक हम जिन मेलों जैसे इंद्र जत्रा या मुड़मा जत्रा की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से घने जनजातीय और ग्रामीण परिवेश में रचे बसे थे। तो इस नरसिंह स्थान मेले को अलग से शहरी कहने का क्या मतलब है? क्या यहाँ का माहौल अलग होता है? बहुत अलग होता है। देखिए, ग्रामीण मेलों में जो बाजार लगता है वो कई बार ग्रामीणों की साल भर की जरूरतों को पूरा करने का मुख्य जरिया होता है। वहाँ कृषि के औजार, मवेशी और दैनिक जरूरत की चीजें ज्यादा बिकती हैं। हाँ, वो उनके सर्वाइवल का हिस्सा होता है। लेकिन जब हम एक शहरी मेले की बात करते हैं तो शहर के लोगों के पास बाजार और दुकानों की तो कोई कमी नहीं है। उनके लिए ये मेला एक ब्रेक है अपनी रूटीन जिंदगी से, एक ठहराव है। शहरी मेलों में मनोरंजन के साधन, हस्तशिल्प, आधुनिक खिलौने और अलग अलग तरह के खाने पीने की चीजें ज्यादा हावी होती हैं। मतलब थोड़ा कमर्शियल एंगल आ जाता है। थोड़ा बहुत। लेकिन इन सब के बावजूद जो कोर है, जो मूल आस्था है, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा, वो अपनी जगह अडिग रहती है। ये दिखाता है कि शहरीकरण और मॉडर्नाइजेशन के बावजूद धार्मिक त्योहार और मेले शहरी निवासियों के जीवन में भी एक बेहद महत्वपूर्ण सोशल स्पेस क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया नजरिया है। मतलब चाहे आप गांव में हो या शहर में, मेलों की जो एक सामुदायिक भावना है वो आपको खींच ही लाती है। अब हम अपने दस्तावेजों के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। अंत में बात की गई है बोकारो जिले के फुसरो नामक स्थान पर लगने वाले हथिया पत्थर मेले की, जो कि मकर संक्रांति पर ही लगता है। जी, ये मेला भी मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मेरे नोट्स में जो सबसे प्रमुख विशेषता इस मेले की बताई गई है वो है सामूहिक स्नान। मतलब हजारों लोग एक साथ किसी नदी या जल स्रोत में कड़कड़ाती ठंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं। जल हमेशा से पूरी मानव सभ्यता में शुद्धि, जीवन और मोक्ष का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। जनवरी की उस कड़कड़ाती ठंड में मकर संक्रांति के अवसर पे नदी में नहाना केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में देखा जाता है। हाँ, हर जगह घाटों पे भीड़ होती है। लेकिन हथिया पत्थर मेले के संदर्भ में अगर हम इस सामूहिक स्नान की सोशियोलॉजी को समझें तो ये महज शरीर को साफ करने की क्रिया नहीं है। जब हजारों लोग एक साथ एक ही जल स्रोत में डुबकी लगाते हैं तो वो पानी एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर बन जाता है। इक्वलाइजर यानी सबको बराबर करने वाला। बिल्कुल। उस ठंडे पानी के अंदर कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, किसी की कोई जाति या सामाजिक हैसियत नहीं होती। पानी ऊंच नीच के सारे भेदों को धो डालता है। ये जल के माध्यम से एक सामूहिक चेतना और सामाजिक समानता का निर्माण करता है। साथ ही ये उस नदी और उस जल स्रोत के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक तरीका है जो साल भर उनके खेतों और उनके जीवन को सींचता है। वाकई पानी के अंदर सब बराबर है। तो अब समय आ गया है कि हम आज की इस गहन चर्चा को समेटें। हमने शुरुआत की थी रांची में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के भव्य अनुकरण से। फिर हमने देखा नवमी डोला में संस्कृतियों का प्यारा सा मेल, और इंद्रजाखा का वो विशाल टोपर। हाँ, हमने जाना कि कैसे एक टोपर कृषि चक्र का रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। हमने उस अविश्वसनीय इंसान को महसूस किया जो 30 फीट लंबे रंपा चंपा को अकेले अपने कंधे पर साधे हुए हैं। हमने मंडा मेले के जागरण की रात भी देखी। बिल्कुल, धधकते अंगारों पर आस्था को नंगे पैर चलते देखा, और अंत में हमने हथिया पत्थर के उस ठंडे पानी में सामाजिक समानता की डुबकी लगाई। अगर मैं इन सभी बातों का सार निकालूं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड के ये मेले सिर्फ कुछ दिनों के लिए लगने वाले बाजार नहीं हैं। ये ओरांव, मुंडा और अन्य प्राचीन जनजातियों की समृद्ध पहचान को सहेज कर रखने वाले जीवित म्यूजियम हैं। इनमें नागवंशी शासनकाल का पुराना इतिहास धड़कता है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, ये मेले इस बात का सबसे पवित्र संगम है कि इंसान प्रकृति, चाहे वो सूर्य हो, धरती हो, पहाड़ हो या नदी हो, का कितना गहरा सम्मान करता है। इन मेलों के बिना, उनके इस जीवंत शोर और असीम आस्था के बिना झारखंड की असली सांस्कृतिक आत्मा को समझना पूरी तरह से असंभव है। बिल्कुल 100% की बात कही। दुमका के हिजला मेले से करते हैं। हिजला मेला ये बहुत ही खास उदाहरण है। इन नोट्स में सबसे पहली जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो है इसका नाम, मतलब हिजला। आमतौर पर मेलों के नाम किसी देवी देवता या किसी महीने पर होते हैं। पर ये अलग है। बहुत अलग। क्या आपको पता है कि ये हिजलोपाइट नामक एक खनिज का संक्षिप्त रूप है? जी, जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। मतलब एक सांस्कृतिक आयोजन का नाम सीधे तौर पर वहां की जमीन के नीचे मिलने वाले पत्थर से जुड़ा है ना? कमाल की बात। हाँ, यही वो जगह है जहां भूगोल और संस्कृति आपस में मिलते हैं। और अगर हम इसके इतिहास के पन्नों को पलटे तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। इस मेले की शुरुआत कोई पौराणिक काल में नहीं हुई थी। नोट्स बताते हैं कि 1890 में तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स ने इसे शुरू किया था। अब सोचने वाली बात है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को संथाल परगना में एक मेला लगवाने की क्या जरूरत महसूस हुई होगी? इसे प्रशासन और स्थानीय जनजातियों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। मतलब एक तरह का प्रशासनिक कदम था। हाँ, लेकिन जो बात सबसे शानदार है वो ये कि एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा शुरू किया गया ये मेला धीरे धीरे संथाल समुदाय की अस्मिता का प्रतीक बन गया। वसंत ऋतु में मयूराक्षी नदी के किनारे पूरे 1 सप्ताह तक चलने वाले इस मेले का जो क्रमिक विकास है ना, वो बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। 1890 से सफर शुरू होता है और फिर 1975 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाता है। जी.आर. पटवर्धन द्वारा। सही कहा। तत्कालीन आयुक्त जी.आर. पटवर्धन इसके नाम के आगे जनजातीय शब्द जोड़ देते हैं। मतलब दशकों लग गए इस मेले को आधिकारिक तौर पर अपनी जनजातीय पहचान वापस पाने में। और सफर यहीं नहीं रुका। हाँ, 2008 में इसे महोत्सव का रूप दिया गया और फिर 2015 में झारखंड सरकार ने इसे राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का दर्जा दे दिया। एक खनिज के नाम से शुरू होकर ब्रिटिश फाइलों से गुजरते हुए राज्य के सबसे बड़े जनजाति महोत्सव तक का ये सफर वाकई किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। और इतिहास के इसी प्रवाह में अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो साहिबगंज के माढ़ी पूर्णिमा मेले का संदर्भ आता है। हिजला मेला जहां 19वीं सदी का है, वहीं ये मेला हमें सीधे 16वीं सदी में ले जाता है। नोट्स के अनुसार बंगाल के राजा मानसिंह ने 7 नवंबर 1595 को इसकी शुरुआत की थी। 1595। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक राजा मानसिंह का इस क्षेत्र में एक मेला शुरू करना। ये बताता है कि उस दौर में भी इस इलाके का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व कितना ज्यादा था। एकदम सही। और गंगा नदी के किनारे लगने वाला ये मेला आज भी उसी ऊर्जा के साथ माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। इस मेले की जो सबसे खूबसूरत बात इन नोट्स में दर्ज है वो है सफाहत समुदाय की परंपरा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सफाहोड़ समुदाय अपनी शुद्धता और प्रकृति प्रेम के लिए बहुत गहराई से जाना जाता है। जी। इस मेले में वे गंगा नदी में स्नान करते हैं और फिर अपने पंडाल में तुलसी का पौधा और त्रिशूल रखकर पूजा करते हैं। ये एक ही जगह पर कितनी सारी मान्यताओं का संगम है। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ तुलसी जो वैष्णव परंपरा का प्रतीक है, और साथ में त्रिशूल जो शैव परंपरा से जुड़ा है। इसे ही तो हम असली सांस्कृतिक बहुलता कहते हैं। बिल्कुल।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ सफाहोड़ समुदाय नहीं, बल्कि संथाल और पहाड़िया समुदाय के लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। अच्छा, अब नदियों और ऐतिहासिक तारीखों से निकलकर थोड़ा रहस्यमयी दुनिया की तरफ चलते हैं। मैं समझ गया, आप पलामू के हैदरनगर वाले भूत मेले की बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गई। हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ हर चीज का वैज्ञानिक तर्क खोजा जाता है। और वहाँ चैत्र मास में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक पूरे 15 दिनों तक एक ऐसा मेला लगता है जिसका मुख्य केंद्र ही भूत प्रेत और झाड़ फूक है। ये एक ऐसा विषय है जो किसी को भी चौंका सकता है। हैदरनगर के देवीधाम परिसर में ओझाओं द्वारा भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। अगर हम इसे सिर्फ आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखेंगे तो शायद हम इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दें। लेकिन लोक अध्ययन के नजरिए से यह मानव मनोविज्ञान और पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। मतलब लोगों का ये जो अटूट विश्वास है वो किसी भी आधुनिक अस्पताल के भरोसे से कई ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। बिल्कुल, यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब इंसान गहरी मानसिक या शारीरिक पीड़ा में होता है तो वो सबसे पहले उस सिस्टम की तरफ भागता है जो उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हो। भूत मेला सिर्फ झाड़ फूक की जगह नहीं है, बल्कि एक सामूहिक उपचार केंद्र है, जहां समाज सदियों पुराने लोक विश्वास के जरिए अपने डर का समाधान ढूंढता है। इसी लोक विश्वास का एक और अनोखा रूप हमें दुमका के नुनबिल मेले में देखने को मिलता है, जो मकर संक्रांति के समय लगता है और पहाड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख मेला है। यहाँ लोग नुनबिल नदी के गर्म कुंड में स्नान करते हैं, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है यहाँ का प्रसाद। नदी तट पर स्थापित नुनबुड़ी देवी के पिंड पर लोग बतासा और नमक चढ़ाते हैं। वही तो, मैंने देवताओं को फूल, फल, मिठाइयाँ चढ़ाते सुना था, लेकिन नमक, ये बहुत विशिष्ट है। नमक का चढ़ावा इस क्षेत्र की भौगोलिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं से जुड़ा है। कैसे? ऐतिहासिक रूप से जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में नमक कोई आसानी से मिलने वाली चीज नहीं थी। ये सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी और कीमती वस्तुओं में से एक था। अच्छा, अब समझी। तो अपनी सबसे कीमती चीज यानी नमक और साथ में मिठास का प्रतीक बतासा अर्पित करना प्रकृति के प्रति उनकी सबसे गहरी कृतज्ञता को दर्शाता है। गरम जल के कुंड में नहाना और नमक चढ़ाना, ये सब प्रकृति की शक्तियों को सम्मान देने का उनका अपना तरीका है। प्रकृति और स्थानीय देवियों के प्रति इसी अगाध श्रद्धा का एक और उदाहरण लातेहार के चपरी मेले में मिलता है, जो पौष महीने की द्वितीया को 2 दिनों तक चलता है और जहां मां दुर्जागिन की विशेष पूजा होती है। ये सब देखकर एक बात साफ हो जाती है कि झारखंड के हर कोने में अपनी एक अलग स्थानीय देवी या देवता हैं, जिनकी अपनी एक अलग दुनिया और मान्यता है। और यही स्थानीय मान्यताएं जब एक बड़े पैमाने पर पहुंचती हैं तो वे एक विशाल जनसमूह का रूप ये लेती हैं। कुछ मेले एक गांव तक सीमित रहते हैं, लेकिन कुछ लाखों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, जिनका जुड़ाव सीधे हमारे प्राचीन महाकाव्यों से होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं देवघर के श्रावणी मेले की, जिसे सावन मेला भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला। नोट्स में लिखी ये लाइनें मुझे बहुत प्रभावित किया। जरा सोचिए, हर साल पूरे 1 महीने तक दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों का जमावड़ा यहाँ होता है। इसका पैमाना सच में अकल्पनीय है। लाखों कांवड़िया पैदल चलकर आते हैं। उनका उद्देश्य वैद्यनाथ धाम में स्थित शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण करना होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये मानव धैर्य, आस्था और शारीरिक क्षमता का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन है। और ये आस्था केवल शिव तक सीमित नहीं है। हाँ, अगर हम सिमडेगा की तरफ जाएं तो वहाँ राम रेखा धाम मेला लगता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के समय 3 दिनों तक चलता है। इसके पीछे की कहानी सीधे रामायण से जुड़ती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान रामरेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये मेला सिर्फ झारखंड का नहीं रह गया है। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसका मतलब है कि जब बात आस्था की आती है तो राज्यों की सीमाएं बेमानी हो जाती हैं। एक पहाड़ जो राम की कहानी से जुड़ा है, वो 4 अलग-अलग राज्यों के लोगों को एक सूत्र में पिरो देता है। बुढ़ई मेला अगन महीने में नवा पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक चलता है। नवा यानी नई फसल के आने की खुशी। और वहीं बिंदुधाम मेला चैत्र माह में राम नवमी से शुरू होकर पूरे 1 सप्ताह तक
माँ विंध्यवासिनी के अति प्राचीन शक्तिपीठ में आयोजित होता है। ये दोनों मेले कृषि चक्र और देवी पूजा के एक आदर्श मिश्रण को दर्शाते हैं। फसल कटने के बाद प्रकृति को धन्यवाद देना मानव सभ्यता की सबसे पुरानी परंपरा है। यहाँ से अब हम इन नोट्स के उस हिस्से की तरफ मुड़ते हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक है। हम अक्सर साझी संस्कृति या कंपोजिट कल्चर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जमीन पर कैसा दिखता है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गिरिडीह का लंगटा बाबा मेला, जो पौष पूर्णिमा के दिन लगता है। लंगटा बाबा मेला भारत की उस असली आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। लंगटा बाबा एक सिद्ध पुरुष थे और उनकी समाधि पर जो दृश्य देखने को मिलता है वो असाधारण है। एक ही स्थान पर हिंदू धर्म के लोग पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना कर रहे होते हैं और उसी समाधि पर मुस्लिम समुदाय के लोग चादर चढ़ाकर फातिहा पढ़ रहे होते हैं। ये सुनना कितना सुकून देता है। कोई बहस नहीं, कोई विभाजन नहीं, सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति के प्रति दो अलग अलग रास्तों से सम्मान। ये सिखाता है कि आस्था मूल रूप से जोड़ने का काम करती है। अच्छा, आस्था और संस्कृति के साथ साथ इन मेलों का एक और बहुत बड़ा व्यावहारिक पहलू होता है, व्यापार। चतरा जिले में फागुन शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाला कुंदा मेला इसका सटीक उदाहरण है। नोट्स बताते हैं कि यह मुख्य रूप से एक पशु मेला है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से मेले सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं होते थे। वे उस समय के सुपरमार्केट या एक्सपो हुआ करते थे। एक कृषक समाज में जहां ट्रैक्टर नहीं थे, वहां अच्छी नस्ल के पशुओं का व्यापार अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करता था। कुंदा मेला उसी आर्थिक जरूरत और सांस्कृतिक आयोजन का शानदार संगम है। और अगर हम इस निरंतरता की बात करें तो जामताड़ा का करमदाहा मेला भी एक बेहतरीन मिसाल है। मकर संक्रांति पर शुरू होने वाला ये मेला 15 दिनों तक चलता है। भगवान शिव, जिन्हें यहाँ दुखहरण कहा जाता है, उनके मंदिर परिसर में ये मेला लगता है। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है इसकी टाइमलाइन। किंवदंतियों के अनुसार ये मेला 17वीं सदी के मध्य से लगातार आयोजित हो रहा है। 17वीं सदी से? जरा इस बात की गहराई को समझिए। इस दौरान सत्ताएं बदल गईं, शासन बदल गए, दुनिया पूरी तरह से बदल गई। लेकिन दुखहरण मंदिर के प्रांगण में लगने वाला वो मेला नहीं रुका। ये दिखाता है कि जब कोई परंपरा स्थानीय समाज की नसों में बस जाती है तो वो हर बदलाव को सहकर भी जीवित रहती है। इसी जीवंतता का एक और रंग गोड्डा जिले के मेलों में देखने को मिलता है। यहाँ पानी और शुद्धिकरण से जुड़े दो बहुत ही महत्वपूर्ण मेले हैं, बिस्वा मेला और नीमझर मेला। 14 अप्रैल को लगने वाले बिस्वा मेले से पहले सफाहोर समाज के लोग एक प्रसिद्ध तालाब में लगातार 3 दिनों तक डुबकी लगाकर विशेष पूजा करते हैं। और फिर मकर संक्रांति के दूसरे दिन पौंडिया हाट में नीमझर मेला लगता है, जहां फिर से सफाहोर समुदाय का गहरा जुड़ाव देखने को मिलता है। जी। इन दोनों मेलों में जल बहुत कॉमन है। हमने पहले भी साहिबगंज के मेले में गंगा स्नान का जिक्र किया था। सफाहोर समाज की पूरी जीवन शैली जल की पवित्रता और उसके शुद्धिकरण के विचार पर टिकी है। पानी उनके लिए सिर्फ एक भौतिक जरूरत नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक माध्यम है। अब इससे पहले कि हम इस गहरे विश्लेषण को समेटें, हमारे पास इन नोट्स में कुछ ऐसे मेलों के नाम भी हैं जिनका बस एक लाइन में जिक्र है, लेकिन उनका होना झारखंड की सांस्कृतिक विविधता के पूरे चित्र को मुकम्मल करता है। कोई जानकारी छूटी नहीं जाए। जी। जैसे सिमडेगा में लगने वाला गांधी मेला, चाईबासा में आयोजित होने वाला तुर्की मेला, गुमला का उर्स मेला और चतरा का जतराही मेला। जब हम इन नामों को एक साथ पढ़ते हैं, गांधी, तुर्की, उर्स, जतराही, तो ऐसा लगता है जैसे हम पूरी दुनिया के अलग अलग सांस्कृतिक धागों को एक ही कपड़े में बुन रहे हैं। हर कुछ किलोमीटर पर यहाँ संस्कृति का स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो ये नोट्स हमें क्या बताते हैं? ये साबित करते हैं कि झारखंड के मेले महज कुछ लोगों की भीड़ नहीं है। ये खनिजों और जमीन की कहानी है, जैसे हमने हिजलोपाइट से समझा। ये राजा मान सिंह और कास्टियर्स जैसे ऐतिहासिक किरदारों के फैसले हैं। ये संथाल, पहाड़िया और सफाहोर जैसी जनजातियों के सदियों पुराने विश्वासों के सबसे मजबूत किले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये उस भारत की तस्वीर है जहां हिंदू और मुस्लिम एक ही समाधि पर अपनी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। सच में ये जानकारी सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी को कोई परीक्षा पास करनी है। ये हमारे लिए ये समझने के लिए जरूरी है कि हमारी असली सांस्कृतिक गहराई क्या है। हमारा इतिहास सिर्फ राजाओं के युद्धों में नहीं, बल्कि इन मेलों के शोर में और गर्म कुंडों में चढ़ाए गए नमक में लिखा गया है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच आज की इस चर्चा से एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल भी जन्म लेता है। वो क्या? आज हम एक तेजी से बदलते डिजिटल और वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं।
दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर है। हाँ, हम एक ग्लोबल गांव का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या सदियों पुरानी ये स्थानीय परंपराएं, ये भूत मेले, ये नमक चढ़ाने के रिवाज अपना मूल, अपना स्थानीय और आध्यात्मिक स्वरूप बचाए रख पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर भविष्य में ये सब महज एक आधुनिक ग्लोबल टूरिज्म प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, जहां तस्वीरें तो बहुत खींची जाएंगी, लेकिन उनकी असली आत्मा हमेशा के लिए कहीं खो जाएगी। ये वाकई एक उत्तेजक विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यही विराम देते हैं। आशा है सुनने वालों को भी अपने इतिहास को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.